हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बड़ी ही प्यारी फिल्म। मैं अक्सर अपने चैनल पर हर तरह की फ़िल्मों के बारे में ज़िक्र करती हूँ, कभी थ्रिलर, कभी एक्शन, कभी रोमांटिक, कभी थोड़ी सी अडल्ट, तो कभी फैमिली, तो कभी लाइट हार्टेड कॉमेडी मूवी। हर तरह की फ़िल्मों के बारे में मैं बात करती हूँ। और साथ ही साथ में मैंने अपने चैनल पर बच्चों से रिलेटेड भी फ़िल्मों में जो है इंटरेस्ट दिखाते हुए मैंने उन फ़िल्मों के बारे में बात करी है कि जहाँ पर कुछ ऐसी फ़िल्में हैं जो इतनी मुझे अच्छी लगी हैं, जिनको मैंने हाईली 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 रिकमेंड किया हुआ है, स्पेशली फॉर किड्स। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बच्चे भी जो है आज के माहौल में, जहाँ पर बच्चों के लिए अब कुछ भी नहीं बनता है, ना कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मुझे कुछ ऐसा सब्जेक्ट दिखता है, ना ही कोई कार्टून्स। मतलब पहले एक ज़माना हुआ करता था कि दूरदर्शन पर भी बच्चों को ध्यान में रखते हुए कई प्रोग्राम्स, कई टेलीफिल्म्स, हर तरह की जो है पूरी कोशिश की जाती थी बच्चों को अच्छे से मॉरल वैल्यूज़ मिले और एंटरटेनमेंट के माध्यम से भी बच्चों में एक अच्छे संस्कार डेवलप हों। पर अनफॉर्चुनेटली अब तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। अब तो खैर लोगों को अब इंटरेस्ट भी मुझे नहीं लगता है बच्चों के लिए कुछ करने में। पता नहीं क्या रीज़न है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसी फ़िल्म आप लोगों के साथ में लेकर आऊँ जो बच्चे भी देख सकें। एटलीस्ट एक अच्छा मैसेज मुझे लगा, स्पेशली टीनेजर बच्चों के लिए। तो जो होता है ना कि एक बड़ों के साथ में किस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाए, मुझे ये फ़िल्म अच्छी लगी। अब आई डोंट नो, आप लोग इस फ़िल्म को जब इसका नाम सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये फ़िल्म बच्चों के लिए है या नहीं है। लेकिन मैंने इस फ़िल्म को जितना देखा है, मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि बच्चे इस फ़िल्म को नहीं देख सकते हैं या पूरी फैमिली इस फ़िल्म को साथ में बैठकर नहीं देख सकती है। पूरे तरीके से देख सकती है। और इस फ़िल्म को नेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं। और इस फ़िल्म को बनाया था श्याम बेनेगल साहब ने, और इस फ़िल्म का नाम था मम्मो। जी हाँ, अब तो आपको नाम शायद याद भी आ गया होगा, और आपके जहन में जिन्होंने भी ये फ़िल्म देखी होगी तो याद आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। या जो आज की जनरेशन है, मैं जानती हूँ कि वो तो इस फ़िल्म के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। लेकिन अगर आप लोग सोशल मीडिया पर हैं तो शायद आपको इस फ़िल्म के बारे में पता होगा। ये फ़िल्म आई थी 1994 में। और इसमें इस फ़िल्म को लिखने में बहुत से लोगों का हाथ था, और एक हाथ था खालिद मोहम्मद का, जो कि जाने माने क्रिटिक रह चुके हैं, फ़िल्म डायरेक्टर रह चुके हैं, स्क्रीन प्ले राइटर रह चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, इनकी माँ कोई और नहीं बल्कि थी ज़ुबैदा बेगम, जिनकी कहानी, जिनकी निजी जीवन को पर्दे पर, बड़े पर्दे पर दिखाया गया था ज़ुबैदा फ़िल्म के माध्यम से। जी हाँ, जो फ़िल्म ज़ुबैदा आई थी सन 2001 में, जिसमें करिश्मा कपूर थी और रेखा थी और मनोज बाजपेयी थे, एक्चुअल में वो एक असल ज़िंदगी से प्रेरित थी। ज़ुबैदा बेगम की ज़िंदगी से वो प्रेरित थी। और उन्हीं के बेटे थे खालिद मोहम्मद, जो अभी हैं, ज़िंदा हैं और काम कर रहे हैं अभी भी। लेकिन उस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुआ करते थे, और उनके काम को लेकर काफ़ी चर्चा होती थी। उन्होंने बाद में जाकर इंडिपेंडेंटली फ़िल्म भी डायरेक्ट की थी, फ़िज़ा, जिसमें करिश्मा कपूर, ऋतिक रोशन और जया बच्चन थी, जिनको काफ़ी क्रिटिकली लोगों ने अप्रिशिएट किया और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैंने भी वो फ़िल्म देख रखी है और शायद मैंने इसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात की हुई है। तो वही खालिद मोहम्मद ने इसमें राइटिंग करी है। और इसमें
जो मोमो का किरदार निभाया था वो निभाया था फ़रीदा जलाल जी ने। फ़रीदा जलाल जी वही हैं जिन्हें आप दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में, काजोल की मदर, कुछ कुछ होता है में, शाहरुख खान की माँ और बहुत सारी फ़िल्मों में ये काम कर चुकी हैं। ये लॉन्च तो एक हीरोइन के तौर पर हुई थी, लेकिन बाद में जो हैं कोई ऐसा हीरो नहीं रहा जिनकी ये छोटी बहन ना बनी हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, दिलीप कुमार हो, और ये तो राजेश खन्ना की, मतलब आप कह सकते हैं उनकी हीरोइन भी बनी थी फिल्म आराधना में। हालांकि मुझे याद नहीं है कि कौन सी फिल्म में फ़रीदा जलाल राजेश खन्ना की बहन का रोल किया है, लेकिन कोई ना कोई फिल्म में तो किया होगा। लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ तो उन्होंने काम किया है, दिलीप कुमार के साथ भी काम किया और बहुत सारे हीरोज़ हैं जिनके साथ उन्होंने काम किया है, बड़े बड़े उस वक्त के, उस दौर के। और ज़्यादातर इन्होंने कैरेक्टर रोल्स ही किए हैं, स्पेशली बहन का रोल किया है। और फिर जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती रही, इन्हें फिर माँ के रोल मिलने लगे। फिर इन्होंने छोटे पर्दे पर जो है शरारत ऐसी की कि उस शरारत को आज भी लोग याद रखते हैं और आज भी उसे याद करते हैं एक्चुअली मैं कहूँ तो। और आपको इनका वो याद तो रहा ही होगा प्रोग्राम शरारत, जो स्टार प्लस पे आया करता था। तो काम तो इन्होंने बहुत किया और हाल ही में कुछ समय पहले इन्होंने हीरा मंडी नाम की वेब सीरीज़ में भी काम किया है। तो काफ़ी हाईली रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी हैं ये, और बहुत ही जेंटल इनका, बहुत ही प्यारा इनका स्वभाव है। और इन्होंने कॉमेडी भी बहुत अच्छे से ये करती हैं। 90s के दशक में ही दूरदर्शन पर देख भाई देख नाम के शो में भी इन्होंने काम किया था और इनका किरदार बड़ा ही पसंद आया था लोगों को। मैं आपको बता दूं, देख भाई देख को प्रोड्यूस किया था जया बच्चन ने। तो इनकी जो जर्नी है वो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी प्यारी रही है। और इस फिल्म में भी जो ये मोमो का किरदार है, इसे इन्हीं ने निभाया है, फ़रीदा जलाल जी ने। और इनकी बहन का किरदार निभाया है सुरेखा सीकरी जी ने। ये वही सुरेखा सीकरी जी हैं जिन्हें आपने बालिका वधू में मासा के किरदार में देखा होगा, जो बड़ी दबंग टाइप की महिला थी और किस तरीके से ये आनंदी को जो है बचपन में कितना सताती थी। वो बात अलग है कि जैसे जैसे वक्त गुज़रा ये आनंदी की सबसे बड़ी हमदर्द बन जाती हैं उस शो में। और इस फिल्म के लिए सुरेखा जी को नेशनल अवार्ड भी मिला फॉर सपोर्टिंग एक्ट्रेस, और फिल्म फेयर की तरफ से फ़रीदा जलाल जी को क्रिटिक अवार्ड भी उस वक्त मिला था। ये पूरे तरीके से कहानी एक ऐसी महिला की है जो शादी के बाद जो है, पार्टीशन के बाद जो है वो पाकिस्तान चली जाती है और अपने शौहर के साथ ज़िंदगी जी रही होती है। लेकिन अचानक शौहर का इंतकाल हो जाता है, यानी डेथ हो जाती है, कोई औलाद नहीं होती है, ससुराल वालों से बनती नहीं है। तो उनके अत्याचारों से तंग आकर ये चली जाती हैं अपनी बहन के पास, जो कि अपनी बेटी का बच्चा, अपना नवासा सिंगल हैंडेडली संभाल रही हैं। जी हाँ, जो सुरेखा जी हैं उनकी बेटी का किरदार निभाया है राजेश्वरी सचदेव ने। राजेश्वरी सचदेव ने भी बहुत ही काम किया है, थिएटर से वो जुड़ी रही हैं और चाहे बड़ा पर्दा हो चाहे छोटा पर्दा हो, राजेश्वरी का जलवा हर जगह चमकता है वो जब भी पर्दे पर आती हैं। और नच बलिए सीज़न 1 में उन्होंने अपने पति वरुण वडोला के साथ जो परफॉर्मेंसेस किए हैं उन्हें लोग आज भी याद रखते हैं। तो ये छोटा सा रोल है, बहुत ही छोटा सा रोल है राजेश्वरी का। और राजेश्वरी जो हैं उनकी डेथ हो जाती है एक एक्सीडेंट में, और जो उनका हस्बैंड होता है वो बच्चे को नानी के हवाले करके, यानी कि सुरेखा सीकरी जी के हवाले करके चला जाता है और अपनी एक नई दुनिया बसा लेता है। इस फिल्म में हिमानी शिवपुरी भी आपको दिखेंगी, जो हम आपके हैं कौन में डॉक्टर चाची का किरदार निभा चुकी हैं।
और इसमें एक और शख्स है जो आपको देखने को मिलेगी, जो आप शायद जिसे आज की तारीख में तो बड़े अच्छे से जानते हैं, लेकिन उस वक्त 90s के एरा में ये भी जो हैं काम किया करती थी, बट इन्हें कोई पहचानता नहीं था। मैं बात कर रही हूँ रूपल पटेल। जी हाँ, अब आप कहेंगे रूपल पटेल कौन? ये वही रूपल पटेल है जिन्हें आप कोकिला बहन के नाम से जानते हैं, जो अक्सर सोशल मीडिया पे आकर ये पूछती हैं कि रसोड़े में कौन थी। जी हाँ, आप लोगों में से कई लोगों को नहीं पता कि वो भी थिएटर से जुड़ी हुई हैं, और साथ निभाना साथिया से पहले भी वो एक नेगेटिव किरदार शगुन नाम के सीरियल में निभा चुकी हैं, जो स्टार प्लस पर ही आया करता था सन 2001 या 2 के आसपास। सन 2001 में ही आया करता था, दोपहर के स्लॉट में आता था, कि एक लड़की है जिसको उसी के घर वाले अपशगुन मानते हैं। तो उसी कहानी पर आधारित था। तो काफ़ी देखा करते थे सारे के सारे, क्योंकि उस टाइम पर टेलीविज़न की जो शख्सियत थी वो बड़ी डिफरेंट हुआ करती थी। तो उसमें उन्होंने एक नेगेटिव महिला का किरदार निभाया था। फिर उसके बाद कई और जगह पर काम करते करते फिर उन्हें साथ निभाना साथिया में जो ब्रेक मिला, जो रोल मिला, उसे तो आज भी लोग याद करते हैं। तो ये एक रूपल पटेल की भी मैंने जर्नी को आप लोगों के साथ डिस्कस किया, तो ये चेहरा भी आपको देखने को मिलेगा। तो खैर, पाकिस्तान से आ जाती हैं कुछ वक्त के वीज़े पर अपनी दुखियारी बहन के पास रहने। तो दो दुखियारी बहन जब मिलती हैं तो रोती हैं, फिर उसके बाद जो है कैसे एक दूसरे के साथ एडजस्ट करती हैं। बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री दिखाई गई है सुरेखा और फ़रीदा जलाल जी के, दोनों ही बहुत सीनियर। और जो सुरेखा जी हैं, शायद मैंने आपको ये बात बताई है नहीं बताई है, कि इन्हीं की बहन से शादी हुई थी नसीरुद्दीन शाह की। फिर उसके बाद डिवोर्स हो गया, फिर उसके बाद नसीरुद्दीन शाह ने रत्ना पाठक से शादी कर ली, और उनसे अपनी पहली शादी से उनको एक बेटी भी है। आप लोगों को अगर याद होगा, बालिका वधू में जब मासा का पास्ट दिखाया जा रहा था, उनका जो यंग वर्जन प्ले जिस लड़की ने किया था, ये वही लड़की थी नसीरुद्दीन शाह की बेटी, जिनकी अगर आप शक्ल देखेंगे ना तो सुरेखा जी से बहुत मिलती है। तो वो क्यों मिलती है? क्योंकि अपनी ही सगी बहन की बेटी हैं। अब तो आप देख लीजिए कि सुरेखा जी का भी कितना गहरा रिश्ता है बॉलीवुड से, अपने काम से भी है, और नसीरुद्दीन शाह से भी एक रिश्ता वो रखती हैं। अब सुरेखा जी तो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, लेकिन मैंने जब उनका काम देखा तो मुझे वाकई उनके लिए वाकई बुरा लगा कि वो और भी ज़्यादा सक्सेस डिज़र्व करती थी। बट थैंकफुली इस दुनिया से जाते जाते उन्हें बधाई हो फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था। आई थिंक उसका नाम बधाई बधाई हो था ना, जिसमें आयुष्मान खुराना थे, नीना गुप्ता थी, और वो नीना गुप्ता की सास का किरदार निभाया था। मैंने वो फिल्म देखी थी, और वाकई सुरेखा जी ने मतलब जाते जाते भी एक गुड बाय गिफ्ट अपनी ऑडियंस को वो देकर गई थी। मैं तो ये मानती हूँ, और वो ट्रूली डिज़र्व करती थी इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए। और इस फिल्म मोमो के लिए भी उनको जो है नेशनल अवार्ड मिला। आप देखिए कितनी बार उन्होंने नेशनल अवार्ड जीते, लेकिन फिर भी उनकी जो चर्चा है, उनको जो वो मुकाम जो वो डिज़र्व करती हैं, वैसा टेलीविज़न इंडस्ट्री में या बॉलीवुड में नहीं मिल रहा था। बट थैंकफुली उन्हें बालिका वधू मिला। जो लोग उन्हें नहीं भी जानते थे वो लोग भी उन्हें जानने लगे। और आप देखेंगे कि मासा का जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था, माय गॉड, बड़ा ही खूंखार कैरेक्टर था, बड़ा ही खूंखार दादी सास का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था। बट बहुत अच्छी एक्ट्रेस वो हैं, और उनका जो बॉडी पोस्चर है, उनकी जो पर्सनालिटी है, बहुत सारे टेलीविज़न शोज़ में वो काम कर चुकी हैं। और वो बात अलग है कि जब इंसान चला जाता है तब हम जो हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन जब वो ज़िंदा होता है तो हम थोड़ा सा
उसकी बीती ज़िंदगी को जानने में इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन जब वो चला जाता है तब हम ढूंढते हैं कि अच्छा इसने क्या काम किया था। तो ये इंसानी फितरत होती है, अब इस फितरत का क्या कहें। लेकिन खैर, अब मैं बैक टू कहानी पे जाऊंगी मोमो की। तो सुरेखा सीकरी जी के वो घर में रहने आती हैं। उनका 12-13 साल का नवासा है, जिसके साथ उनका जो तालमेल होता है वो किस तरह से बिगड़ता है, संभलता है, लड़खड़ाता है, दौड़ता है, चलता है, वो आपको देखने को मिलेगा। और किस तरीके से वो वीज़े के लिए जो हैं वो अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाती रहती हैं। और फिर एक वो वक्त आता है जब उनकी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाती हैं और उनको जो है वापस से पाकिस्तान भेज दिया जाता है पकड़ कर उनको। क्योंकि कुछ देखो, मामले होते हैं, कानूनी मामले होते हैं, तो क्या होता है वो आपको अगर एग्जैक्टली जानना है तो आपको वो फिल्म में देखने को मिलेगा। मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि कल को मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल गया तो वो सही नहीं होगा। तो उस चलते उस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं उतनी डिटेल में, उतनी टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। लेकिन आप ये फ़िल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई एक औरत है जो हिंदुस्तान में जन्मी, पैदा हुई, लेकिन फिर पार्टीशन हुआ। फिर पार्टीशन के बाद वो अपने शौहर के साथ, क्योंकि उनके शौहर भी शायद वहीं के थे, तो उन्हें वो वहाँ ले गए अपने साथ। फिर उसके बाद वो बिल्कुल अकेली थी, कोई औलाद नहीं थी। और फिर उनको अपनी याद आई अपनी बहन की, क्योंकि एक और बहन थी हिमानी शिवपुरी, वो अपना सेटल हैं। तो वो बहन जो अकेली है, एक नवासे को पाल रही है, तो उन्होंने सोचा कि मैं उसी बहन के साथ जाके रहूं। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि कैसे दो बहनें जब बूढ़ी हो जाती हैं तो कैसे बच्चों की तरह लड़ती भी हैं, एक दूसरे से बहनों वाली लड़ाइयाँ करती हैं, बहनों वाली मोहब्बत करती हैं। मतलब एक अजीब सी एक आपको देखकर ना, क्योंकि देखिए अब खैर मैं तो इस मामले में कहूँगी कि मैंने अपनी दादी को अपनी बहनों के साथ में ऐसे ही बात करते हुए, हंसते हुए देखा है। जब मेरी दादी ज़िंदा थी तब उनकी बहनें उनसे मिलने आती थी, और उनकी बहनें भी अच्छी खासी एज की थी और उनसे छोटी थी, मेरी दादी बड़ी थी। तो वो बैठकर अपने बचपन की बातें किया करती थी, हम कैसे शरारतें करती थी, अच्छा एक दूसरे को डांट भी लेती थी, फिर एक दूसरे के साथ मतलब टांग खिंचाई भी करती थी। और ये चीज़ मुझे देखने को मिली। लेकिन आजकल के बच्चों को ये नहीं देखने को ज़्यादा मिलता है बट कम मिलता है। तो थैंकफुली मैंने वो चीज़ें देखी हैं। वो बात अलग है कि अब मेरी दादी तो अब रही नहीं, और उनकी एक सिस्टर की भी डेथ हो चुकी है, और एक अभी हैं, ज़िंदा हैं, और मैं चाहूँगी कि उनकी सेहत सलामत रहे। तो जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना, तब उसको याद आती है सबसे ज़्यादा, अगर एक बुज़ुर्ग इंसान को याद आती है ना तो अपने बचपन की आती है। और जब बचपन याद आता है तो अपने भाई बहन बड़े याद आते हैं। और जब बुज़ुर्ग भाई बहन मिलते हैं ना, तो वो जो उनका वो जो प्यार होता है ना, वो जो उनकी टकरार होती है, वो एक बड़ा ही एक खूबसूरत रिश्ता होता है, जो मतलब कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो मैंने वो चीज़ देखी है, इसीलिए मैं जब ये फ़िल्म देख रही थी तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। बुज़ुर्ग दो बहनें आपस में झगड़ा भी करती हैं, 10 बातें भी एक दूसरे को सुना देती हैं, फिर एक दूसरे को मनाती भी हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से दिखाई गई थी श्याम बेनेगल साहब ने। और फिर उसके बाद जब वो मोमो चली जाती है तो बड़ी एक एक बुज़ुर्ग और एक जवान बच्चे का जो एक रिश्ता होता है ना, वो बड़ा अच्छा दिखाया गया है कि अगर एक बुज़ुर्ग इंसान एक छोटे बच्चे का सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है अगर वो बनना चाहे तो। लेकिन कई बुज़ुर्ग जो होते हैं, मैं बड़ा हूँ, मैं सीनियर सिटीज़न हूँ, मुझसे ऐसे बात करो, मुझसे वैसे बात करो, ये मत करो, वो मत करो। जब आप किसी बच्चे को ऐसा टोकना शुरू कर देते हो तो वो आपका दोस्त बच्चा कैसे बनेगा। तो यहाँ पर किस तरीके से एक जनरेशन गैप को हटाने की भी कोशिश करी गई है। और मैंने एक चीज़ नोट करी कि जिनके बच्चे नहीं होते ना, एक्चुअल में उनको पता होता है कि बच्चों को कैसे हैंडल करना चाहिए।
ये मुझे लगता है, क्योंकि जिनके बच्चे होते हैं वो तो आधे से ज़्यादा टाइम बड़े फ्रस्ट्रेटेड से रहते हैं, क्योंकि बच्चे उनको जितना बचपन में परेशान करते हैं बड़े होकर उससे ज़्यादा परेशान कर देते हैं। पढ़ाई लिखाई को लेकर बच्चा किसी गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा, क्योंकि एक टीनेजर बच्चा होता है, उसके अपने मूड स्विंग्स होते हैं, उसकी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसके अपने कुछ पर्दे होते हैं। तो ये सारी बातें आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगी। जो चाइल्ड आर्टिस्ट हैं उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं लगा और ना मैं ज़्यादा पता लगा पाई, लेकिन जो एक्टर ने फिर आगे जाकर उनका बड़ा मैच्योर रोल किया, यानी कि जब चाइल्ड आर्टिस्ट बड़ा होता है, यानी कि जो सुरेखा जी का जो नवासा है जब वो बड़ा होता है तो उसका किरदार निभाया जाता है किसके द्वारा? रजित कपूर के द्वारा। रजित कपूर कौन है? ये भी एक थिएटर आर्टिस्ट रह चुके हैं और 10 साल की एज में ही इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। और फिर इन्होंने सूरज का 7वां घोड़ा नाम की फिल्म श्याम बेनेगल की जो थी उसमें उन्होंने काम किया, और फिर इन्हें सबसे बड़ी जो पहचान मिली वो दूरदर्शन के सीरियल ब्योमकेश बख्शी से मिली। अब आप समझ गए ना, मैंने इस शो के बारे में बात की हुई है या मैंने इसका फ़ोटो भी अपने कम्युनिटी पे लगाया है। शायद मैंने बात नहीं करी है शो के बारे में, एक्चुअली मैं खुद ही भूल गई हूँ मैंने क्या बातें करी हैं, क्योंकि इतना वक्त हो चुका है, 1 साल से भी ज़्यादा होने वाला है और इतनी वीडियोज़ हैं तो अब मुझे खुद भी याद नहीं है मैंने किसकी वीडियो बनाई थी, क्या बनाई थी। कभी बैठ के ढूंढूंगी बनाई है या नहीं बनाई है। तो ब्योमकेश बख्शी भी एक डिटेक्टिव शो था जिसके बारे में मैं ब्योमकेश बख्शी का जिक्र करती रहती हूँ। तो ये वो सीरियल इन्होंने किया था। फिर उसके बाद और भी इन्होंने काफ़ी काम किया और काफ़ी मतलब एक फ़िल्मों में भी ये काम कर चुके हैं और आप इन्हें देखेंगे तो पहचान लेंगे। इनकी शक्ल काफ़ी पॉपुलर है, तो अगर आप इन्हें देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि अच्छा ये है। तो उस टाइम पर तो वो यंग थे रजित कपूर। 94 की ये फिल्म है, यानी कि आज से आप सोच सकते हैं कि 32 ईयर्स होने वाले हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इस फिल्म को। तो अब तो खैर 31 ईयर्स हो चुके हैं इस फिल्म को, 94 में ये आई थी। तो अब क्या होता है कि मोमो नानी बोला जाता है उन्हें इस फिल्म में। तो मोमो नानी जो हैं उस बच्चे से काफ़ी अच्छी दोस्ती कर लेती हैं और बहुत अच्छा उनका बॉन्ड हो जाता है। जो बच्चा होता है वो अपनी सगी नानी से ज़्यादा अपनी इस मोमो नानी के करीब आ जाता है और उस बच्चे को एक्चुअल में पता नहीं होता कि उसके फादर ने उसे अबैंडन कर दिया होता है। और जब ये बात उसे पता चलती है कि मेरी माँ के मरने के बाद मेरे फादर ने मुझे नानी के हवाले करके जब मैं बहुत छोटा था चले गए, तो वो अपने फादर को चिट्ठी लिखता है, लेकिन उसका फादर उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। वो कहता है मुझे अब आगे से लिखना नहीं, मैं तुम्हें एक चेक भिजवा रहा हूँ और इसे रख लेना। लेकिन बच्चा जो है वो फाड़ के फेंक देता है। तो जो ऐसे बच्चे होते हैं ना, जो वाकई जिनकी ज़िंदगी में माँ बाप की जो कमी है, देखिए एक होता है माँ बाप का आपकी ज़िंदगी में ना होना और एक होता है कि माँ बाप ज़िंदगी में हैं पर वो होकर भी नहीं है। वो एक अजीबो गरीब दुख होता है, वो एक बड़ी तकलीफ़ होती है। और ऐसे में जब आपको पता चले कि आपके दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट ने आपको अबैंडन कर दिया है, आपको छोड़ दिया है, तो वो तकलीफ़ कोई बड़ी ही मतलब कहते हैं ना काटो तो खून भी ना निकले, बिल्कुल वैसी वाली होती है। तो ऐसे में किस तरीके से सिचुएशन संभलती है ये आप जानना चाहते हैं तो आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। और जब मोमो नानी को पकड़कर वापस लेके जाया जाता है, पाकिस्तान भेज दिया जाता है, तो क्या नानी वापस आएंगी या नहीं आएंगी, ये जानना चाहते हैं तो आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। और बहुत ही मतलब कि काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा था ये। देखिए 2 मुल्कों की सियासतों में अक्सर जो है मासूम जनता ही पिसती है। मासूम जनता किसको कसूरवार माने, धर्म को माने, प्रशासन को माने, वो इसी उधेड़ बुन में चलती रहती है और
उसको समझ में ही नहीं आता कि क्या करें, क्या गलती है हमारी। दो मुल्कों की लड़ाई में बेचारे कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोगों से उनकी बसी बसाई दुनिया ही छीन ली गई, बसी बसाई कहते हैं ना ज़मीन ही उनके कदमों से छीन ली गई, मानो उन्हें ऐसा महसूस होता था। तो वो जो फीलिंग थी वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी, एक औरत की जो चाहती है कि मैं हिंदुस्तान में ही रहूं क्योंकि मेरी पैदाइश तो यहीं की है ना। वो बात अलग है कि मैं चली गई शादी के बाद अपने शौहर के साथ, अब मेरा वहाँ कोई नहीं है तो मैं क्यों नहीं यहाँ आकर रह सकती, क्यों मुझे जो है वीज़े के लिए जो है इतना भटकना पड़ता है। तो एक औरत का एक दुखी, एक एक लाचार औरत का संघर्ष भी इसमें दिखाया गया है, जो अपनी मज़हब, अपनी मिट्टी के लिए जो है वो तड़प रही है। तो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर जो है फ़रीदा जलाल जी को मिला और उन्होंने बड़ी ही बखूबी निभाया। इस फिल्म में वैसे तो कोई गाना नहीं है, एक गाना है जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, जो स्टार्टिंग में आता है और थोड़ा बैकग्राउंड में बजता है, जगजीत साहब ने गाया है। रियली वो मुझे बड़ा ही पसंद आया और जब आप सुनेंगे ना तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। लिटरली बहुत ही उस गज़ल में बहुत ही डेप्थ मुझे लगी। और जगजीत जी तो थे ही बड़े उम्दा गायक, और मैं तो उनके गानों के बारे में ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, उस गाने को तो कौन भूल सकता है। वो तो भूलने वाला गाना ही नहीं है, वो तो एक जीवन की एक सबसे बड़ी सच्चाई जो है जगजीत साहब जी बताकर चले गए हैं। तो एक गज़ल है जो बहुत अच्छी मुझे लगी और मैं भी चाहूँगी कि आप इस गज़ल को ज़रूर सुनिएगा ध्यान से। और बड़े ही गहरे लफ्ज़ हैं और बहुत ही खूबसूरत गाना है, गज़ल है। अब मैं तो गाना कह रही हूँ बट शायद वो गज़ल है। थोड़ा सा मुझे गाने और गज़ल में थोड़ा सा अंतर नहीं पता चलता है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो ये पूरी की पूरी फ़िल्म आपको कहाँ मिल जाएगी? यूट्यूब पर मिल जाएगी। मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। आप ये फ़िल्म बेझिझक, बेधड़क होकर परिवार के साथ देखिए। और स्पेशली मैं कहूँगी कि आप अपने घर के बुज़ुर्ग के साथ बैठकर ये फ़िल्म देखिएगा। आप अगर मम्मी पापा के साथ नहीं बैठ के देखना चाहते, कोई बात नहीं, अपनी दादी, अपने दादा, अपनी नानी, अपने नाना, कोई भी आपका बड़ा बुज़ुर्ग है तो ज़रूर उसे दिखाइए और उसके साथ बैठ के देखिए। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही प्यारी फ़िल्म है। और टीनेजर बच्चे भी, उस वक्त भी आप देखिए, उस वक्त भी ज़माना कितना ख़राब हुआ करता था, कैसे चिंता लगी रहती थी कि बच्चा जो है किसी गलत संगत में ना पड़ जाए। और आज तो खैर आप भूल ही जाइए, मतलब उस वक्त भी जो है बच्चे बिगड़ते थे और क्या होता था, बच्चे कैसे क्लासेस को बंक करके सिनेमा देखने जाते थे। तो वो बातें भी आपको एक टीनेजर की जो एक वो होती है ना क्रांतिकारी नेचर, जो टीनेजर जो रिवोल्ट करते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी फिल्म है और मैं तो कहूँगी मस्ट 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 वॉच मूवी है। आप ज़रूर देखिए और इन्जॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। और मैं चाहूँगी कि ऐसी फ़िल्मों को एक अच्छा वो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, और इसी वजह से मैंने इस फ़िल्म के बारे में बात करी। क्योंकि मैंने जितनी भी कुछ टाइम से मैं ऐसी फ़िल्मों को लेकर आ रही हूँ जो मैं हमेशा कहती हूँ फैमिली के साथ मत देखिए, अकेले देखिए, लेकिन मैं तो यहाँ कहूँगी कि इस फ़िल्म को आप अपने बड़े बुज़ुर्गों के साथ देखिए। मैं लिटरली मिस करती हूँ कि काश मेरी दादी ज़िंदा होती तो मैं उन्हें दिखाती, क्योंकि वो भी, उन्होंने भी पार्टीशन का वक्त देखा हुआ है। तो वो काफ़ी बातें अपनी बताते थे कि कैसे हम भाग कर आए। वो जो गदर फिल्म जो दिखाई गई थी कि कैसे ट्रेनों में कैसे मार दिया जाता था, वो सारे इंसिडेंट्स जब हमने ये पिक्चर दिखाई थी तो उन्होंने कहा था बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। तो वो एक तरीके से चश्मदीद गवाह थे उस वक्त के, उस दौर के। वो जो एक दिल दहलाने वाला जो वक्त था, बहुत ही ख़राब टाइम था। मतलब हम लोग तो फिर ब्लेस्ड हैं
कि शायद अब ज़माना बदल गया है, बट इस तरीके से कैसे आपको रातों रात अपना देश छोड़ना पड़े तो हाथ पैर पड़ जाते हैं, तो कैसे हैंडल किया, कैसे हुआ, फिर उसके बाद कैसे एक नई ज़िंदगी बनाना बसाना। तो यहाँ पर वो आपको जो है इस फिल्म के माध्यम से जो है पता लगेगा। और अगर आपके घर में कोई बड़ा बुज़ुर्ग है तो वो काफ़ी अच्छे से आपको जो है इस मुम्मो के किरदार को बहुत अच्छे से आपको समझा पाएगा कि हाँ ये बात थी, ये मसला था। और जो केमिस्ट्री दिखाई है, अच्छा मैं आपको ये बता दूं, बालिका वधू में भी जो सुरेखा सीकरी जी हैं और फरीदा जलाल जी आपको दिखी होंगी, क्योंकि एक ऐसा सेगमेंट बनाया गया था कि सुरेखा जी की बहन, मासा की बहन जो हैं, वो गांव से गांव से मिलने अपनी बहन के घर में आती हैं और किस तरह वो रहती हैं और कैसे घर के नियम कानूनों को पलट के रख देती हैं। तो उसमें भी ये दोनों थी साथ में। और उससे पहले 1994 में मोमो नाम की फ़िल्म में वो काम कर चुकी हैं। तो बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री वहाँ पर भी जैसे कि बालिका वधू में भी मुझे काफ़ी अच्छे से उनकी वो आपस की नोक झोंक बड़े अच्छे से डायरेक्टर ने दिखाई थी। क्योंकि मुझे लगता है शायद इसी वजह से लाए होंगे, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था उस टाइम पर, मैंने मोमो फ़िल्म नहीं देखी थी जब बालिका वधू आया करता था। तो बाद में जब मैंने मोमो फ़िल्म देखी तब मुझे लगा कि अच्छा ये दोनों तो पहले भी साथ में काम कर चुकी हैं। तो ये एक बात थी। और क्या होता था ना, पहले जब शादियां होती थी तो पहले, अब तो खैर कोई जब शादी करता है तो ऐसी जगहों पर अपनी बेटियों की शादी करते हैं, बच्चों की शादी करते हैं जो मतलब ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। पहले तो क्या होता था, शादी ऐसी जगहों पर होती थी, मतलब कि अगर आप कह ना, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कोई दिल्ली की लड़की है लेकिन उसकी शादी होती थी बम्बई में, तो पहले दूर दूर शहरों में लड़कियों को ब्याह कर भेज दिया जाता था। तो क्या होता था कि फिर जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो फिर ये होता था कि एक बहन दूसरी बहन के घर में जाएगी, रहेगी कुछ दिन, फिर अगली छुट्टियों में फिर दूसरी उसके घर जाएगी। तो ऐसे हुआ करता था। तो फिर जैसे जैसे वो एज बढ़ती जाती है, बहनें फिर आ नहीं पाती हैं, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। तो ऐसे ही जब मैंने भी अपनी दादी की बहनों को देखा है, मेरी दादी की बहनों के भी बच्चों के बच्चे थे। मतलब उस वक्त तो सिर्फ बच्चों के बच्चे हो गए थे, अब तो खैर जो बच्चों के भी बच्चे हो रहे हैं। काफ़ी कन्फ्यूजन है, मैं खुद कन्फ्यूज़ हो रही हूँ। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि वो तब वो भी दादी नाती वाली हो गई थी, नाती पोती वाली वो भी थी। मेरी दादी की जो बहनें थी उनके भी जो हैं नाती और पोते थे, हो चुके थे। तो वो आती थी मिलने, तो कैसे हमें बताया करती थी कि कैसे बचपन में हमारी दादी जो हैं क्या किया करती थी, हम क्या किया करते थे, कैसे खेला करते थे, क्या खेला करते थे, कैसे स्कूल जाया करते थे, कितना जाया करते थे। तो ये सारी बातें हमें बताती थी, तो बड़ा अच्छा लगता था उनकी बातें सुन के। तो बिल्कुल मैं चाहूँगी कि आप अपने घर में, अगर आपके घर में कोई बड़ा बुज़ुर्ग है तो उसके साथ ये बैठकर ये फ़िल्म ज़रूर देखिएगा। वो डेफ़िनेटली एक अच्छा, मुझे लगता है, इम्पैक्ट पड़ेगा और बहुत ही अच्छी फ़िल्म है। तो बस इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ और बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। और श्याम बेनेगल जी की कई फ़िल्मों को मैंने जो है वो मैंने उसे पॉडकास्ट में उनके बारे में बात करी है, तो ये फ़िल्म भी उनमें से एक है। और आई थिंक ये पहली फ़िल्म थी जो मतलब मुस्लिम बैकग्राउंड पर श्याम बेनेगल साहब ने बनाई। फिर उसके बाद उन्होंने ज़ुबैदा बनाई, सरदारी बेगम भी बनाई। तो ये कुछ अलग उन्होंने जो है किया था। और एक चीज़ और कि पहले जो मोमो का जो कैरेक्टर था वो वहीदा रहमान जी कर निभाने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश वो ये किरदार निभा नहीं पाई। तो फिर ये किरदार मिला फ़रीदा जलाल जी को, और वाकई फ़रीदा जलाल जी छा गई। मतलब इसमें जितने भी किरदार हैं सभी बहुत अच्छे हैं। बट हाँ, मोमो का
मोमो नानी का किरदार तो है ही अच्छा, और सुरेखा सीकरी जी तो हैं ही बहुत अच्छी। और बस इस यादगार फिल्म को आप लोग और भी ज़्यादा अगर यादगार बनाएंगे इसे देखकर, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कर दीजिए। और कुछ लिखना चाहते हैं दिल की बात तो कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जो मन है आपका लिखिए, और अगर किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो भी ज़रूर कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे।